इसके बाद हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 342 बना। अनुच्छेद 342 में जितने भी आपके मानदंड थे जनजातियों के संदर्भ में, वो सारे के सारे मानदंडों का उल्लेख किया गया कि ये मानक होते हैं, भाई ये जनजाति होती है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ पर जनजातियों के संदर्भ में आपके अनुच्छेद कौन सा बना जिसमें उसकी परिभाषा दी गई? 366 का बिंदु कौन सा था? 25, जहां जनजातियों की क्या है? परिभाषा। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? बताओ। अधिनियम बताया था, और 1976 में बना। इस अधिनियम में जनजातियों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया। मैंने आपको जनजातियां संक्षिप्त में बताई हैं, वही बताई हैं जो कुछ एग्जाम में पूछी गई। ठीक है ना? अरे विस्तृत क्या, आपका क्वेश्चन हल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जनजाति जो है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे हल होंगे, ये मेरा वादा है। क्या जनजातियों का सर्वप्रथम अध्ययन एच.एस. रिस्ले ने किया? किसने किया? एच.एस. यही बताया था मैंने। एच.एस. रिस्ले के अलावा हमारे यहाँ पर एक भारतीय हुए जिनका नाम था ठक्कर बप्पा। क्या नाम था? ठक्कर बप्पा। उन्हें आदिवासियों का पिता भी कहा जाता है, पिता माँ कहते हैं, और उन्होंने जनजाति को पहली बार आदिवासी कहा। क्या कहा? आदिवासी। इसके बाद में आपके वॉरियर एल्विन भी हुआ। कौन हुआ? वॉरियर एल्विन। वॉरियर एल्विन ने भी जनजातियों को आदिवासी कहा। ठीक है। इसके बाद में आपके जो हुए क्रॉबर हुआ। क्रॉबर के अलावा आपके कौन हुआ बताओ? एवेंस हुआ। कौन हुआ? एवेंस। तो इन्होंने पिछड़ा कबीला या कबीलियाई और एक आपके किस शब्द का? पर्वतीय कबीलाई शब्द का उपयोग किया। फिर हम भील पर आ गए थे। भील के बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि भील के जो घर होते हैं उनको कु या क्या कहते हैं? टापरा ये कहते हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि भील लोग क्या है कि डर से, जब उनके डर भय होता है तो वो लोग जो है एक समूह बनाते हैं, उसमें ढोल बजाकर लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसी जो प्रथा होती है वो क्या कहलाती है? फवारी या फावरी कहलाती है, जिसमें वो ढोल बजाकर बुलाते हैं। दूसरी बात ये है कि भील जाति के जो लोग हैं वो आदिम निर्वहन कृषि पर ज्यादा निर्भर हैं आज भी। वैसे प्रतिबंध लगा रखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आज भी वो इस पर ज्यादा निर्भर है, और वो अस्थायी कृषि कार्य ज्यादा करते हैं बजाय स्थायी के, जिसे आपके आदिम निर्वहन कृषि कहा जाता है। कौन सी कृषि? आदिम निर्वहन। ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि आदिम निर्वहन कृषि तो है ही है, साथ में हमारे यहाँ पर जो आदिवासी जो लोग हैं उनमें एक प्रथा है जो मैंने कल आपको लास्ट बताई थी, मोताणा। कौन सी प्रथा है? मोताणा। मैंने ये भी कहा था कि ये इस प्रथा का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोताणा में क्या होता है कि यदि किसी भी पक्ष से दूसरे पक्ष का व्यक्ति कोई गुजर जाए, मर जाए, गिर जाए, कोई भी बात बन जाए, तो उसके एवज में वो आर्थिक क्या लेता है? मदद लेता है। जो भी उसे आर्थिक सहयोग उसकी तरफ से दिया जाता है वही आपके क्या कहलाता है? मोताणा कहलाता है। क्या कहलाता है? मोताणा। तो लिखो आप, लिखो मोताणा, लिखो आप मोताणा। हाँ, भील में ही लिखना है, भील में। क्या लिखोगे बताओ? मोताणा लिख लोगे? लिखिएगा, मोताणा में लिखो। हाँ, लिखो, देखो यह प्रथा दक्षिणी राजस्थान में, यह प्रथा दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम जनजातियों में मिलती है, अधिकतम जनजातियों में मिलती है, अधिकतम जनजातियों में मिलती है। अधिकतम क्या मिलती है? जनजातियों में मिलती है। इस प्रथा के अंतर्गत
इस प्रथा के अंतर्गत यदि इस प्रथा के अंतर्गत यदि, ठीक है, यदि किसी पक्ष का कोई व्यक्ति, चोटिल हो जाता है, चोटिल मतलब समझ रहे हो, नुकसान है ना, चोटिल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके एवज में दूसरे पक्ष की ओर से, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके एवज में दूसरे पक्ष की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। क्या नहीं, देखो एक तो क्या होता है जब इनके सामाजिक तौर पर होता है, जब तो वो आगे से ही देते हैं, लेकिन दूसरे से हुआ है तो उससे जबरदस्ती लेने लगे हैं। क्या लेने लगे हैं? जबरदस्ती। ठीक है ना, ओके। तो उन्हें एक आर्थिक सहायता दी जाती है। उस प्रथा को क्या कहते हैं? मौताना। लेकिन इस मौताना का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। फिर लिखे नेक्स्ट में, लेकिन भील जाति को कर्नल जेम्स टॉड ने मौताना कहते हैं। ये तो आर्थिक सहायता हो गई ना, ये लगा दो ग्रेट। देखो कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को, ये आता रहता है क्वेश्चन, भील जनजाति को वन पुत्र कहा है। भील जनजाति को वन पुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। ठीक है, ओके। अब देखो भील जो शब्द है ना, भील, ये आपके बील शब्द से आया है। किससे आया है? बील। ठीक है, इसी को बीलू भी कहा गया। ओके, अब यही शब्द अपभ्रंश होकर आपके भील बना। इसका अर्थ होता है तीर कमान। क्या अर्थ होता है? तीर कमान। तो लिखो, आप लिखो भील शब्द है ना, ओके। भील शब्द से लिया गया है। भील शब्द से लिया गया है। भील शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ तीर कमान होता है। तीर कमान होता है। ठीक है, फिर आपके एक विद्वान हुआ रोने। कौन हुआ? रोने। रो और ने या रोने कह लो इसे। इसने एक पुस्तक लिखी, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड। ये पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक जो लिखी ना, इसमें इसने भीलों का जो उद्भव है वो मारवाड़ से माना। कहां से माना? मारवाड़। लेकिन आज भील जो है मारवाड़ की अपेक्षा सबसे अधिक कहां मिलते हैं? मेवाड़ में। मिलते ही नहीं मिलते? आज सबसे अधिक भील जनजाति के लोग कहां मिलते हैं? उदयपुर में मिलते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा विद्वान है
जिसने भील जनजाति का उद्भव मारवाड़ प्रदेश से माना है, वो कौन है? रोने। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी? वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ बर्ड। तो लिखिए आप, लिखो रोने नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ वर्ड में, ठीक है, रोने नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ वर्ड में, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ वर्ड में, ट्राइब्स ऑफ वर्ड में अपना उद्भव या भीलों का उद्भव, सॉरी अपना नहीं, भीलों का उद्भव मारवाड़ क्षेत्र से माना है। ठीक है ना? किसे माना है? मारवाड़। जबकि राजस्थान में भील जाति के लोग, मैंने ये कहा कि रोने नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ वर्ड में भीलों का उद्भव मारवाड़ क्षेत्र से माना है। किससे माना है? मारवाड़ क्षेत्र से माना है। जबकि राजस्थान में भीलों की बाहुल्यता, हाँ, या इस जनजाति के लोग जो भी है, ठीक है, जबकि राजस्थान में इस जनजाति की बाहुल्यता या इस जनजाति के लोगों की बाहुल्यता मेवाड़ क्षेत्र में मिलती है। किस क्षेत्र में मिलती है? मेवाड़ क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ओके, मेवाड़ क्षेत्र में मिलती है। अब आपके एक विद्वान हुआ डीएस मजूमदार। कौन हुआ बताओ? डीएस मजूमदार। अब देखो, डीएस मजूमदार जो है ना, वो भीलों को निग्रिटो मानते हैं। भीलों को क्या मानते हैं? निग्रिटो। ठीक है, तो लिखिए आप, लिखो भारतीय विद्वान डीएस मजूमदार, भारतीय विद्वान डीएस मजूमदार भीलों को निग्रिटो मानते हैं। भीलों को क्या मानते हैं? निग्रिटो मानते हैं, है ना? क्या मानते हैं? निग्रिटो, निग्रिटो मानते हैं। क्या मानते हैं बताओ? निग्रिटो। लिखा आपने निग्रिटो। अब देखिएगा, एक मिनट, ठीक है, कि ये लोग क्या मानते हैं बताओ? निग्रिटो मानते हैं। आप एक मिनट रुको। हेलो, ए चश्मिश, ठीक है, थोड़ी देर शांति बनाए रखो। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैं सब बता दूंगा, मैं उसी पे जा रहा था। तो मैंने ये कहा आपसे कि हमारे यहां पर देखो 3 प्रकार की प्रजातियां मिलती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। ठीक है, अब 3 प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, तो 3 में एक प्रजाति तो मिलती है कॉकेसाइड। कौन सी मिलती है? कॉकेसाइड। एक मिलती है मंगोलाइड। कौन सी? मंगोलाइड। और एक मिलती है निग्रो। कौन सी प्रजाति? निग्रो। ये 3 प्रकार की मिलती है। मैं वैसे बता रहा था, लेकिन आपने मुझे चांस नहीं दिया कि 3 प्रकार की प्रजाति मिलती है। एक तो कौन सी मिलती है? कॉकेसाइड। एक कौन सी? मंगोलाइड। और एक कौन सी मिलती है? निग्रो। कौन सी? निग्रो। अब देखो, कॉकेसाइड की हम बात करें, किसकी बात करें? कॉकेसाइड। ये 3 प्रजातियां हैं। ये लोग लंबे कद के होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे कद। क्या इनका कद कैसा होता है? लंबा। बाल इनके लहरदार होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, और ये रंग में बिल्कुल इनका साफ, या यूं कहिएगा कि एक तरीके से सफेद या लाल रंग में होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं गोरा। ये लोग जो है
आपके यूरोप में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? यूरोप। यूरोप से ये लोग जो है, कॉकेसस एक पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? कॉकेसस। ठीक है, कॉकेसस पर्वतमाला ये रूस में है वर्तमान में, रूस, जॉर्जिया ऐसे देशों में है। वहां से इनका उद्भव हुआ, इसलिए इनको क्या कहा? कॉकेसाइड कहा। और ये लोग यूरोप में मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका में जा बसे, वहां थे तो नहीं है लेकिन वहां भी जा बसे, है ना। इधर ऑस्ट्रेलिया में जा बसे, दक्षिण अमेरिका में, और इन्हीं में से हमारे पूर्वज उत्तर भारत में आ गए। कहां गए? उत्तर भारत। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहां भी आप देखिएगा, कश्मीर में आप जाइएगा, कश्मीर के अलावा आप जो है इधर उत्तर भारतीय राज्यों में चले जाइएगा, अपने यहाँ पे गौर वर्ण के लोग खूब मिलते हैं। मिलते ही नहीं मिलते? पंजाब है, हिमाचल है, अपना राजस्थान है, कि गौर वर्ण के लोग मिलते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो सब कॉकेसाइड में है। लेकिन कल को कोई ये पूछे, वैसे आपके आएगा नहीं, आपको तो भील आएगा, लेकिन पूछ रहे भाई राजस्थान में आपके किस प्रजाति के लोग मिलते हैं, तो राजस्थान में कॉकेसाइड का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं नॉर्डिक। क्या कहते हैं? नॉर्डिक। तो राजस्थान में कॉकेसाइड में भी नॉर्डिक मिलते हैं। कौन मिलते हैं बताओ? नॉर्डिक। याद रखोगे, कल को आपसे पूछा जाए कि आप बताइएगा किस प्रजाति में आते हैं, तो हम सारे लोग जो हैं वो नॉर्डिक में आते हैं। किस में आते हैं? नॉर्डिक। नॉर्डिक क्या होता है कि जब कॉकेसाइड लोगों ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से या निग्रो लोगों से क्या बना लिए? संबंध बना लिए। तो कॉकेसाइड और निग्रो के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्डिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्डिक। जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। स्कूल लेक्चर में आया वो क्वेश्चन भी है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में 2010 का स्कूल लेक्चर का पेपर देखना आप जाकर, उसमें क्वेश्चन था कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में किस प्रजाति के लोग रहते हैं, तो किसके रहते हैं बताओ? नॉर्डिक। अब देखो, जिनकी आंखें छोटी होती हैं, आंखें कैसी होती हैं? छोटी। सिर चौड़ा होता है। सिर कैसा होता है? चौड़ा। कद छोटा होता है, छोटा होता है, और आगे से उनका मुंह चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा। जैसे चाइनीज है ना, क्या चीनी लोग है। अरे भाई एक दूसरे से तुलना मत करो, यहाँ पे आप सब नॉर्डिक है। जैसे चीनी लोग हैं, जापानी है, म्यांमार है, पूर्वोत्तर भारतीय जो लोग हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ के जितने भी लोग हैं इनकी स्किन का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। ठीक है ना। हाँ, तो वो लोग जो है वो मंगोलाइड है। ठीक है, आप मेरी तरफ मत देखो, इन आंखों में बहुत कुछ छिपा है। ठीक है ना। ओके, तो मैं ये कहा, ये कह रहे कि एक विशेषता आपकी है कि आपकी आंखें छोटी हैं, लेकिन छोटी बड़ी खोटी है ये, है ना। तो मैंने ये कहा आपसे कि ये जो है ना, ये लोग जो है इनका सिर कैसा होता है? एकदम से चपटा होता है। और ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? पूर्वोत्तर भारत में, और आपके चीन, जापान, म्यांमार, पूर्वी एशिया के देशों में मिलते हैं। फिर होता है निग्रो। निग्रो का रंग कैसा होता है? काला होता है। निग्रो का रंग कैसा होता है? काला। निग्रो के बाल कैसे होते हैं? घुंघरालू। कैसे होते हैं बताओ? घुंघरालू। ठीक है, रंग काला होता है और बाल कैसे होते हैं? घुंघरालू। आप पीछे कैसे चले गए? अच्छा, गर्मी लग रही? चलो ठीक है ना। यार ये चारों तरफ मैडमों के बीच बैठे थे तो गर्मी लगनी है। ठीक है ना। तो मैंने ये कहा से, वैसे है बहुत अच्छे, तो मैंने ये कहा क्या इनका रंग कैसा होता है? काला। बाल कैसे होते हैं? घुंघरालू। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो आपके निग्रो होते हैं। क्या होते हैं बताओ? निग्रो। इसलिए डीएस मजूमदार ने इन्हें निग्रिटो कहा। अरे भाई क्या कहा? आपको पता नहीं चलेगा आपके 3 घंटे का, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप इन शब्दों को ध्यान रखना, मेरे उन शब्दों को नहीं, केवल इनको। तो इसलिए डीएस मजूमदार ने इनको क्या कहा? निग्रिटो। देखो ये है ना, दुबले पतले होते हैं, रंग काला होता है, और मैक्सिमम लोगों के रंग कैसे, वो बाल कैसे होते हैं? उलझे हुए होते हैं, है ना, इसलिए ये निग्रिटो कहे। अब आपके एक प्रोफेसर गुहा हुए। प्रोफेसर कौन हुआ? गुहा। प्रोफेसर गुहा ने आपके भील लोगों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा।
क्या कहा बताओ? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भी है ना, ये निग्रो में आते हैं। किस में आते हैं? निग्रो। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का हमारे यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण है अंडमान निकोबार की जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति? जारवा है ना अंडमान निकोबार की। वो बताओ किस में आती है? बताओ। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आती है। किस में आती है? प्रोटोस। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, कर्नल जेम्स रॉड ने भील जनजाति को क्या कहा? वनपुत्र। रोने ने आपकी पुस्तक कौन सी लिखी? वर्ल्ड टाइप्स ऑफ वर्ड। और इसमें भील का उद्भव कहां से माना, जबकि इनकी बाहुल्यता कहां है? डीएस मजूमदार ने इन्हें क्या कहा? निग्रिटो। और प्रोफेसर गुहा ने इन्हें क्या कहा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी है? जारवा। जारवा कहां मिलती है बताओ? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी किसके अंतर्गत आते हैं? निग्रिटो। निग्रिटो कह लो या क्या कह लो? निग्रो। ठीक है। दुनिया में कितने प्रकार की प्रजाति मिलती है? 3। जो गौर वर्ण के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? जिनकी आंखें छोटी, स्किन का रंग पीला, वो क्या कहलाते हैं? जिनका रंग काला, बाल घुंघरालू, वो क्या कहलाते हैं? क्या? निग्रो। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में कौन सी प्रजाति मिलती है? नॉर्डिक। कौन सी? ये मैं आपको नोट में लिखा दूंगा, ठीक है ना? तो लिखें आप, लिखो। प्रोफेसर गुहा ने भील जनजाति को, प्रोफेसर गुहा ने भील जनजाति को, प्रोफेसर गुहा ने भील जनजाति को, भील जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा है। ठीक है, क्या कहा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा है। फिर लिखो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड निग्रिटो प्रजाति का ही उपभाग माना जाता है। है ना? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को निग्रिटो प्रजाति का उपभाग माना गया है। निग्रिटो प्रजाति का उपभाग माना गया है। निग्रिटो प्रजाति का क्या माना है? उपभाग माना है। ठीक है ना? ओके, चलो फिर लिखें, नेक्स्ट में लिखें, नोट करके लिखें। लिखो भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का, भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का सबसे अच्छा उदाहरण जारवा जनजाति है। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण जारवा जनजाति है। जारवा जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलती है। अंडमान निकोबार किस पर मिलती है बताओ? द्वीप समूह पर मिलती है। पक्का? ओके, चलो अब ये लिख लें आप। ये 3 बातें एक एक लाइन में लिखा देता हूं, लिखें, नोट में ही लिखें। विश्व में मुख्यतया 3 प्रकार की प्रजाति मिलती है। विश्व में मैडम जी मुख्यतया 3 प्रकार की प्रजाति मिलती है। मुख्यतया विश्व में मुख्यतया 3 प्रकार की प्रजाति मिलती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, है ना? 3 प्रकार की प्रजाति मिलती है।
जो कि निम्न है। तीन प्रकार की प्रजाति मिलती है। ठीक है, जो कि निम्न है। नंबर 1 लिखें कॉकेसाइड। नंबर 1 लिखें कॉकेसाइड। कॉकेसाइड लिखो। इस प्रजाति की उत्पत्ति, इस प्रजाति की उत्पत्ति रूस के कॉकेसस पर्वतमाला से होती है। इस प्रजाति की उत्पत्ति रूस के कॉकेसस पर्वतमाला से होती है ना। और लिखें ये गौर वर्ण के लोग होते हैं या साफ रंग के लोग होते हैं। गौर वर्ण या साफ रंग के लोग होते हैं। गौर वर्ण या साफ रंग के लोग होते हैं। गौर वर्ण या साफ रंग के लोग होते हैं। लंबे कद के होते हैं। लंबे कद के होते हैं। है ना। ये कैसे होते हैं? लंबे कद के होते हैं। फिर लिखें मंगोलाइट। मंगोलाइट, ठीक है, वो लिखेंगे मंगोलाइट लिखा। ठीक है, लिखो इनकी आंखें छोटी होती हैं। इनकी आंखें छोटी होती हैं। कैसी होती है? छोटी। कद छोटा होता है जी। अच्छा, स्पीड तेज है क्या? कोई ना, सॉरी यार, ध्यान नहीं रहा है ना। चलो, इनकी आंखें छोटी होती हैं, है ना। आंखें छोटी होती हैं। कद छोटा होता है। कद कैसा होता है? छोटा। सिर चौड़ा होता है। चौड़ा एवं बड़ा होता है। सिर चौड़ा एवं बड़ा होता है। चौड़ा एवं कैसा होता है? बड़ा। ठीक है ना। इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। क्या जी? इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। क्या हो गया? चलो फिर लिखो आप नेक्स्ट में। लिखो इस प्रजाति के लोग, इस प्रजाति के लोग जापान, चीन, इस प्रजाति के लोग जापान, चीन एवं पूर्वी एशिया के देशों में मिलते हैं। जापान, चीन एवं पूर्वी एशिया के देशों में मिलते हैं। ठीक है ना। अब लिखो नेक्स्ट में, लिखो निग्रो। लिखो आप, लिखो इनका रंग काला होता है। इनका रंग कैसा होता है? काला। बाल घुंघरालू होते हैं। इनका रंग काला होता है। बाल घुंघरालू होते हैं। बाल कैसे होते हैं? घुंघरालू होते हैं। ठीक है, ओके। और इस प्रजाति के लोग, इस प्रजाति के लोग
अफ्रीका महाद्वीप, इस प्रजाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है, मिलते हैं। दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर लिखे आप, नेक्स्ट में लिखे, लिखे भील जनजाति से संबंधित प्रमुख तथ्य। भील लिखा देंगे, लास्ट में लिखा देंगे। देखो, भील जनजाति से संबंधित प्रमुख तथ्य लिखे आप। भील जनजाति से संबंधित प्रमुख तथ्य लिखे हैं। एवरी फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना? ओके, प्रमुख तथ्य। देखो, मैं आपको कुछ शब्द लिख रहा हूं, इनको अपन विश्लेषित करते चलेंगे। डू द एनालिटिकल स्टडी। एक तो आता है अटक। कौन सा शब्द है? अटक। एक होता है डाम, एक होता है पखेरिया, एक है पाल, एक है फला, एक है फायरे। फायरे देखो, आप बातचीत नहीं करें प्लीज। आई गिव प्रॉपर टाइम। आपको बोलने का मैं समय दूंगा। कई लोगों को मैं टोक भी दूंगा तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन कई लोग मेरे से ऑलरेडी जो परिचित हैं उनको नहीं लगेगा, लेकिन जो नए बैठे हैं ना उनको बुरा लग सकता है। और मैं कह भी देता हूं, मुंह पे कह देता हूं मैं भाई, सीधी बात है। इसलिए आप थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनाए रखें। आपको मैं चांस दूंगा बोलने का, ठीक है ना? दूसरा ये है कि एक शब्द कौन सा है? अटक, एक डाम, एक पखेरिया, एक पाल, एक फला, एक फायरे। ठीक है। एक शब्द आता है गमेती। कौन सा आता है? गमेती। एक है तदाओ, तदाओ, या इसे वांसा कहते हैं, तदाओ वांसा। एक शब्द आता है सिंदूरी। कौन सा शब्द है? सिंदूरी। ठीक है ना? गमेती, तदाओ, सिंदूरी। इसके बाद में एक शब्द आता है टोटम। कौन सा आता है? टोटम। एक शब्द आता है दापा। ये भील जनजाति के कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनको लेकर आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से शब्द है? तो पहला कौन सा है? अटक, दूसरा डाम, तीसरा पखेरिया, चौथा पाल, फला, सातवां। बताओ पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। ठीक है ना? डोटासरा लिख दो और एक आगे सुंडा और लिख दो, है ना? ओके। तो मैंने आपसे ये कहा कि अटक की बात आती है। देखो, भील जनजाति में जो गोत्र होते हैं, भील जनजाति में जैसे गोत्र होते हैं ना, तो वो उसे गोत्र ना कहकर क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। जैसे हर जाति में गोत्र होते हैं, सबका अलग होता है। कोई बोडक है, कोई सुंडा है ना? कोई खीचड़ है, कोई सुरा है ना?
कोई नहरा है, ऐसे होते ही नहीं होते। तो ऐसे ही इनके जो गोत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? अटक कहलाते है ना। ये गोत्र नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। कोई ढाका है ना, बैठे अलग अलग जगह बैठे। ओके, तो गोत्र जो है वो क्या कहलाता है? अटक कहलाता है जी। फिर आपके शब्द आता है डाम आता है। तो डाम क्या है कि भील जनजाति में उपचार की पद्धति होती है डाम, कि लोहे को गर्म करके और जहां घाव वगैरह होता है उस पर चिपका देते हैं, या कोई और भी कई मतलब यहाँ पे कुरूतियां हैं, उनमें क्या होता है? गर्म करके उसे लगा दिया जाता है, चिमटा वगैरह जो भी होता है लोहे की वस्तु, उसे क्या कहा जाता है? डाम कहा जाता है। ये भील जनजाति में उपचार की पद्धति है जिसे वो डाम कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, मैं जानता हूं, वो उपचार पद्धति है। फिर होता है पखेरिया। पखेरिया इट्स ए वेरी इजी फॉर यू। इसमें कुछ नहीं है कि भील जाति के लोग किसी सैनिक के घोड़े को मार देते हैं। किसी सैनिक के किसको? घोड़े को मारते हैं। तो जो भील जाति का लोग जो सैनिक के घोड़े को मारता है, जिस व्यक्ति ने मारा है उस व्यक्ति को भील जाति के लोग क्या कहते हैं? पखेरी। कि किसी सैनिक के घोड़े को मार दे, सैनिक के किसको मार दे? घोड़े को मार दे, तो वह आपके क्या कहलाता है? मार देता है, तो वह पखेरिया कहलाता है। और भील जाति के लोग उसका सम्मान भी अधिक करते हैं। कई बार इनकी जंग हो जाती थी राजा के सैनिकों से, ठीक है, ये अपनी बात पे अड़ जाते, तो राजा के सैनिकों से क्या हो जाती? जंग हो जाती। और जैसे इनकी जंग होती, जैसे इनकी क्या होती? जंग। थोड़ा इधर उधर देख लिया करो। तो जैसे इनकी क्या होती? जंग होती, ठीक है ना। तो इनकी क्या होती? जंग होती। तो ये सैनिक के मतलब किसी सैनिक के घोड़े को क्या कर देते? मार देते। तो उसे हम पखेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? पखेरिया। ठीक है ना। अब इसकी इज्जत भी अधिक होती है। भील जाति में ऐसे लोगों की इज्जत क्या होती है? अधिक होती है। इज्जत बहुत अधिक होती है, सम्मान मिलता है, इज्जत अधिक होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या होता है, लेकिन शर्त है कि वो ऐसे नहीं खड़े घोड़े को जाके मार के आ जाए, युद्ध में होना जरूरी है। फिर आता है पाल आता है। भील जनजाति के जो लोग हैं, कौन से लोग हैं? भील जनजाति, उनके घर होते हैं, तो घरों के जैसे समूह होते हैं, उनको अपन ढाणी कहते हैं या बास कह देते हैं, है ना। फलाबास, काशी का बास, फलाबास ऐसे कहते हैं, नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, कि ढाणी या क्या कह देते हैं? बास कहते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना अपने जैसे समूह में इनके कच्चे घर जो होते हैं, लेकिन कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं ज्यादा, कि जब समूह में घर होते हैं, समूह में क्या होते हैं? घर। जैसे आप 10-5 घर एक जगह समूह में है, तो ये उसको क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल, जो समूह के रूप में होते हैं। और जब एक बड़े क्षेत्र में फैले हो, बड़े क्षेत्र में फैले हो, तो उसे क्या कहते हैं? फला कहते हैं। बड़े क्षेत्र में घरों का समूह, तो वह क्या कहलाता है? फला कहलाता है। दूसरा एक और शब्द है इनका, ढोलिया। कौन सा शब्द है? ढोलिया। ढोलिया क्या होता है कि घर के आगे जो बरामदा होता है ना, कच्चा, तो घर के आगे का जो बरामदा होता है, ये बरामदे को क्या कहते हैं? ढोलिया कहते हैं। बरामदा होता है, उस बरामदे को ये बरामदा ना कहकर क्या कहते हैं? ढोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोलिया। होता है घरों के आगे, बनाते कि नहीं बनाते? फिर फायरे, फायरे देखो, वो प्रथा तो फावरी या फवारी कहलाती है, लेकिन जब ये जो उद्घोष करते हैं ना, उद्घोष एकत्रित करने के लिए, उस उद्घोष को क्या कहते हैं? फायरे, फायरे। और उस प्रथा को क्या कहते हैं? फावरी। क्या कहते हैं? फावरी। ढोल बजाया, उद्घोष किया, तो ये चिल्ला रहे ना जोर जोर से, तो वो उद्घोष क्या कहलाता है? फायरे, फायरे कहलाता है। इसके बाद में आता है गमेती। गमेती क्या होता है कि जो पाल होती है ना, पाल जो समूह के रूप में होती है, जैसे 10 घरों की एक समूह है, उसको इन्होंने पाल कहा, तो उस पाल का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। पाल का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। लेकिन इनके कई आपके जो पाल मिलकर गांव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गांव।
जैसे अपने यहाँ गांव होते हैं और गांव में लोग देखो कि घरों मतलब गांव में तो रहते हैं कम और ढाणियों में रहते हैं ज्यादा, रहते ही नहीं रहते, वो पूरा की पूरा गांव होता है। तो उस गांव का मुखिया तदाऊ कहलाता है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? कि भीलों के गांव का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है? तदाऊ। अब इनमें क्या होता है कि सिंदूरी क्या है? तो सिंदूरी से नॉर्मल थिंग्स के क्या होता है कि भील जाति की महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं आफ्टर मैरिज, वो लाल रंग की साड़ी पहनती है शादी के बाद। तो जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है उसको ये लोग सिंदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भील जनजाति की महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। जनजाति की महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। यहां कोई नहीं है, इधर उधर मत देखो, किसी ने नहीं पहन रखी है ना। महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, तो उस साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंदूरी। अरे क्या कह रहे हैं? सिंदूरी। अब एक टोटम, भील जाति के जो देवता होते हैं ना, किसके? भील जनजाति के जो देवता होते हैं भाई, इनके भी अपने स्थानीय क्या होते हैं? देवता। उस देवता को ये क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटम। बताओ भील जनजाति के गोत्र क्या कहलाता है? अटक। भील जनजाति की उपचार पद्धति, किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील क्या कहा जाता है? समूह में जो घर होते हैं, बड़े क्षेत्र में घरों का समूह, इनके उद्घोष को क्या कहते हैं? इस प्रथा को क्या कहते हैं? फाल। इनके पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? और भील जनजाति की महिला लाल रंग की साड़ी पहने तो सिंदूरी। और भील जनजाति के देवता इनके घरों के आगे के बरामदे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डोले। दूसरी बात यह है कि भील जनजाति में पुरुष जो है महिला का त्याग नहीं करते, डिवोर्स नहीं लेते हैं, महिलाएं लेती हैं पुरुषों से। ठीक है? कि महिलाएं छोड़ देती हैं, बस काम का नहीं है, हटो, है ना? ठीक है। तो महिलाएं जब छोड़ देती हैं तो ऐसी जो प्रथा होती है ना, वो प्रथा दापा कहलाती है। क्या कहलाती है? दापा। क्या कहलाती है? दापा। ठीक है ना? ओके, क्या कह रहे हो? नहीं है, ठीक है ना? तो ये प्रथा क्या कहलाती है? दापा। आप लोग पढ़िएगा, नहीं आगे आने वाले समय में आप में से कई लोग इसका शिकार होंगे। ठीक है ना? अच्छे से मेहनत करो, पहले ही काम नहीं बन रहा आप लोगों का। ठीक है ना? तो लिखें आप। ओके अजी, मैडम जी लिखें, लिखें। प्रमुख तथ्यों में पहला लिखें अटक लिखें। ऐसे नहीं, मैं एक एक मैं मेरे हिसाब से लिखा दूं, वो तो समझाने के लिए। लिखे अटक लिखे। ओके, परेशान तो नहीं हुए ना? और चेहरे पे क्या चाहिए? अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप क्वेश्चन हल करके देखना, आपसे हर क्वेश्चन हल होगा। भाई साहब थोड़ा सा कष्ट कर दे, थैंक यू, है ना? ओके, नेक्स्ट में लिखें, लिखे अटक लिखें। अभी चिंता मत करो, आप लोग धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे ना, तो आपको मेरी याद बहुत आएगी, है ना? अंतिम समय में ज्यादा आएगी। क्या कह रहे हैं? अरे तभी वापस बुलाए क्या? लिखो तो लिखो, अटक लिखो आप। ऐसे ही क्या? चलो लिखो। अरे ये भी बड़े विद्वान से, मेरे को गहरी नींद आ रही है और फिर फोन करें, मैंने कहा हाँ ठीक है देखेंगे। तो लिखो अटक लिखो आप, लिखो अटक में लिखना। भील जनजाति के गोत्र को अटक कहा जाता है। मैडम जी अटक कहते हैं, अटक, है ना? लिखो लिखो, भील जनजाति के गोत्र को, हेलो मैडम, क्या कहते हैं? अटक कहते हैं। गोत्र को अटक कहा जाता है। फिर लिखो भील जनजाति के गोत्र को, सुना सर, अटक कहते हैं। ठीक है, ये भी लिखो, इनके गोत्र अलग अलग पाल के अनुसार होते हैं। देखें, इनके गोत्र अलग अलग पाल के अनुसार होते हैं। ये कष्ट पहले ही कर लिया करो, है ना? पाल के अनुसार होते हैं।
इनके गोत्र, मैडम इधर से देखो, रास्ता इधर है, इधर से। अलग अलग किसके होते हैं? पाल के होते हैं। फिर लिखे नेक्स्ट में, लिखे डाम। डाम में लिखे, हाँ मैं, डाम में लिखे। नेक्स्ट में लिखे भील जनजाति में उपचार पद्धति को, भील जनजाति में उपचार पद्धति को डाम कहा जाता है। भील जनजाति में उपचार पद्धति को डाम कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो इस पद्धति का उपयोग खास तौर पर, इस पद्धति का उपयोग खास तौर पर चेचक बीमारी के अंतर्गत करते हैं। कौन सी बीमारी के अंतर्गत? चेचक, उसमें लगाते हैं डाम। इस पद्धति का उपयोग खास तौर पर चेचक, हाँ कौन सी पद्धति में? चेचक पद्धति, वो चेचक बीमारी में करते हैं। फिर लिखे, हाँ चेचक होती है ना बीमारी, उसमें करते हैं खास तौर पे, ऐसे नहीं हर बीमारी में करते हैं। फिर लिखे पखेरिया, लिखे पखेरिया, लिखे पखेरिया, लिखे। लिखो भील जाति के लोग, भील जाति के लोग जब युद्ध में, जब युद्ध में किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, तो वह पखेरिया कहलाता है। किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह पखेरिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पखेरिया। ये भी लिख दें, इसे पाखरिया भी कहते हैं। पखेरिया को और क्या कहते हैं? कैसे पाखरिया भी कह देते हैं। अरे क्या कह देते हैं? पाखरिया भी कह देते हैं। फिर लिखो पाल, लिखे नेक्स्ट में, है ना? क्या लिखेंगे? पाल लिखे। लिखो भील जनजाति के कच्चे घरों का समूह, भील जनजाति के कच्चे घरों का समूह जनजाति के कच्चे घरों का समूह। ठीक है, समूह मतलब बहुत छोटा होता है, समूह पाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाल। ठीक है, फिर लिखिए पाल का मुखिया, पाल का मुखिया यहीं पे लिख दे साथ में, पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। है ना? मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। उसे पालवी भी कह देते हैं क्योंकि पाल का होता है ना। लिखो गमेती को पालवी भी कहा जाता है। पालवी, गमेती को पालवी कहा जाता है। गमेती को क्या कहते हैं? पालवी, क्योंकि पाल का मुखिया है तो उसके साथ में वी लग जाता है, पालवी। फिर लिखे फला,
फला लिखें, फला लिख दे। लिखे भील जनजाति के अधिक घरों के समूह को, भील जनजाति के अधिक घरों के समूह को, अधिक घरों के समूह को फला कहा जाता है। अधिक घरों का जो समूह होता है ना, वो क्या कहलाता है? फला। वैसे वो छोटों को भी कई बार फला कह देते हैं, लेकिन अधिक घरों का समूह क्या कहलाता है? फला। फिर लिखो फला का मुखिया तदाओ तैदाओ वांसा, तदाओ वांसा या तद भी कहा जाता है। तदाओ वांसा या तद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद भी। तो लिखें सिंदूरी, लिखें सिंदूरी, लिखें। अच्छा मैं लिखा दूंगा, कोई ना सिंदूरी लिख दें। देखो भील जनजाति की महिलाएं, भील जनजाति की महिलाएं जब लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, भील जनजाति की महिलाएं जब लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, ठीक है। किसके बाद में पहनती हैं? शादी के बाद साड़ी पहनती है, तो उसे सिंदूरी कहा जाता है। लाल रंग की साड़ी पहनती है ना, तो उस साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस साड़ी को, मतलब आप शब्द भी पकड़ते हैं, उस साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है ना। साड़ी को ही कहते हैं जी, है ना, महिला को नहीं कहते। क्या कहते हैं? सिंदूरी। अब लिखे फायरे फायरे, फायरे फायरे लिखे, फायरे फायरे में लिखो, ठीक है। फायरे फायरे लिखे, देखो भील जनजाति के उद्घोष को भील जनजाति के उद्घोष को, ये सब आरएस में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जितने शब्द लिखा रहा हूं ना मैं, सब आरएस प्री में आए हुए क्वेश्चन है ना। क्योंकि और छोटी एग्जामों में आजकल ये पुलिस में जोड़ा है टॉपिक, हाँ जोड़ दिया, ये जनजाति जोड़ दिया छोटे एग्जाम में, पहले नहीं था ये, है ना। क्या पहले था? उसमें मतलब फिक्स कर रखा था, जैसे मीणा भील उनके ज्यादातर ये नहीं थे, लेकिन इतने शब्दों को लेकर नहीं आए। बताओ क्वेश्चन बताओ पुलिस में आया हुआ, एक भी क्वेश्चन बता दो। मैं कल पुराने पेपर के सारे क्वेश्चंस निकाले, 3 क्वेश्चन मिले थे। कितने क्वेश्चन? 3। एक तो पाल भील को लेकर पुलिस में, राजस्थान पुलिस का, और एक फायरे फायरे था, और एक इसका था डाम, कि डाम पद्धति, चिकित्सा पद्धति किस में प्रसिद्ध है? भील में। ये पुलिस के हैं। ये क्वेश्चन आरएस में ज्यादा आते हैं, अन्य जो शब्द आते हैं ना बड़े, आरएस प्री में आप देखना, पेपर देखना। मैं 95 से लेकर 2018 तक के पेपर है मेरे पास, 1995 से लेकर 2018 तक के, उनमें जितने भी आए ना शब्द, वो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अब लिखो आप उद्घोष। अब लिखो नेक्स्ट में कि भील जनजाति के उद्घोष को क्या कहते हैं? फायरे फायरे। अब लिखे टोटम, लिखे आप टोटम, टोटम लिखे, लिखे भील जनजाति के देवता को
भील जनजाति के देवता को टोटम कहा जाता है। भील जनजाति के देवता को टोटम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने ये सारे क्वेश्चन निकाले भाई कौन कौन से आए, भीलों से, मीणाओं से, जो भी पूछे ना जनजाति, तो मैं देख रहा था, पुलिस के भी पेपर देखे थे मैंने। ठीक है ना। अब लिखे नेक्स्ट में, लिखे ढोलिया, लिखे आप ढोलिया, लिखे ढोलिया, ढोलिया या लिखें ढालिया, ढोलिया या ढालिया। लिखें भील जनजाति, भील जनजाति के घर के आगे का बरामदा, भील जनजाति के घर के आगे का बरामदा, के घर के आगे का बरामदा, चौक नहीं बरामदा, जिसमें वो छत होती है ना, चौक अंदर होता है घर के अंदर, के बरामदा, पौड़ी अलग होती है। अरे मेरे बाप है ना। तो लिखो घर के आगे का बरामदा जो होता है ना, वो ढालिया या ढोलिया कहलाता है। घर के आगे का बरामदा क्या कहलाता है? ढालिया या ढोलिया। ठीक है, फिर एक शब्द और लिखो, हाथी मना। और दापा रह रहा है क्या? चलो मैं लिखा दूंगा, लिखो हाथी मना, लिखें आप, हाथी मना लिखें। ठीक है, हाथी मना क्या है? कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, कि भील जाति के लोग घुटनों पर बैठकर और नृत्य करते हैं, लेकिन उनके हाथों में क्या होती है? तलवार। कि तलवार को लेकर घुटनों पर बैठ जाते हैं और उस घुटनों पर वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, जिसे हाथी मना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी मना। ठीक है, ये इस बार के कॉलेज लेक्चर में आया था, थर्ड पेपर में क्वेश्चन था ये, तो लिखें आप, लिखें हाथी मना। कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर में पूछा था, लिखें हाथी मना, लिखें। देखो भील जाति के लोग, भील जाति के लोग घुटनों पर बैठकर, घुटनों पर बैठकर हाथों में तलवार लेकर, हाथों में तलवार लेकर, तलवार लेकर नृत्य करते हैं, तलवार लेकर नृत्य करते हैं, जिसे हाथी मना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाथी मना। ठीक है ना? क्या कहते हैं बताओ? हाथी मना। फिर लिखें दापा, लिखें, क्या लिखें आप? दापा। दापा में क्या होता है? एक तो भील जाति में दो चीजें हैं, कि एक तो महिलाएं पुरुषों का त्याग करती हैं, और जब पुरुष का त्याग कर दिया तो उस महिला का विवाह मूल्य देकर करवाया जाता है। या सामान्य भी यदि किसी लड़की का मूल्य देकर विवाह होता है ना, तो वो क्या होता है? दापा। वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप मतलब फला व्यक्ति ने किसी अपनी बेटी की शादी की, तो बेटे वाले से मूल्य लेंगे। ठीक है ना? क्या लेंगे? मूल्य। आफ्टर उनके ये देखा है कि जिसकी मैरिज हो गई उसने किसी दूसरे को छोड़ दिया, अब वो दूसरे के जा बैठी उसकी इच्छा से, तो वो उसके एवज में या उसके घर वाले उसके एवज में क्या लेंगे? पैसा लेंगे। तो वो जो प्रथा होती है ना, वो क्या कहलाती है? दापा। क्या कहलाती है? दापा। तो लिखें आप, आपका इरादा तो नहीं है कहना, लिखिए आप, है ना? चलो लिखो आप, लेकिन दापा लिखें। ठीक है, और इसमें तो मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन दापा लिखें। लिखो भील,
लिखे दापा में लिखें, भील जाति की महिलाओं का विवाह, भील जाति की महिलाओं का विवाह जब जाति की महिलाओं का विवाह जब मूल्य, भील जनजाति की महिलाओं का विवाह जब मूल्य देकर या लेकर किया जाता है, मूल्य देकर या लेकर किया जाता है, तो वह दापा कहलाता है। क्या कहलाता है? दापा। क्या कहलाता है? दापा। फिर एक शब्द लिखो, पोत्या। क्या कहते हैं बताओ इसे? है ना? हाँ हाँ। अब क्या है कि भील जाति के पुरुष अपने सिर को ढकने के लिए जो साफा बांधते हैं ना, तो वो इस साफे को क्या कहते हैं? जैसे अपन रुमाल कह देते हैं, फेंटा कह देते हैं, गमछा कह देते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? पोते। तो लिखो, लिखो भील जाति के लोग, भील जाति के लोग जब अपना सर ढकने के लिए, जो अपना सर या सिर ढकने के लिए जो कपड़ा उपयोग में लेते हैं, जो कपड़ा उपयोग में लेते हैं, कपड़ा उपयोग में लेते हैं, उसे पोत्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? पोत्या। ठीक है ना? मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में लिखा रहा हूं, जब भी पढ़ोगे ना तो आसानी से आ जाएगा, है ना? ऐसे ही कोई रावड़ी सी फैला देंगे, बहुत बड़ा लिखा देंगे ना, सटीक क्वेश्चन हो जाए। अब लिखें, नेक्स्ट में लिखें विला, लिखें विला। देखो अपने तो आवासों को विला कहते हैं, फ्लैट और विला होते हैं, है ना? हाँ जी, प्रयास विला, समझ गए मैं। अब देखो विला क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल, कि भील जनजाति के जो मंदिर और देवताओं के थान होते हैं ना, थान होते हैं देवताओं के जो थान होते हैं, उसका जो पुजारी होता है ना, मंदिर और देवताओं के थान का क्या होता है? पुजारी। विक्रम, वो जो है ना आपके क्या कहलाता है? विला कहलाता है। उस पुजारी को विला कहते हैं। क्या कहते हैं? विला। तो लिखो आप, लिखो विला में लिखना, लिखो भील जनजाति के मंदिर व थान के पुजारी, मंदिर व थान के पुजारी विला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विला। भील जनजाति के मंदिर, जनजाति के मंदिर व थान के पुजारी, मंदिर व थान के पुजारी क्या कहलाते हैं? विला कहलाते हैं। पक्का? क्या कहलाते हैं बताओ? विला। अब लिखो एक शब्द और लिखो, अंगरूठी। क्या रूठी? अंगरूठी। ठीक है, अंगरूठी। अपनी भाषा में अपन इसे क्या कहते हैं? अंगरखी कहते, नहीं कहते? अब भील जाति की महिलाएं जो वस्त्र पहनती है ना, उस वस्त्र को अंगरूठी या अंगरखी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगरखी। ओके, तो लिखो, लिखो भील जनजाति की महिलाएं, भील जनजाति की महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं, ठीक है, महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं उसे अंगरूठी या अंगरखी कहते हैं। जैसे अंगरखी आप बोलते हैं, अंगरखी बोलते हैं ना, अंगरखी।
अरे वो तो है ही है, लेकिन यहाँ लुगाइयां पहन रही हैं, यहाँ आदमी नहीं पहन रहे, भील है। अंगरखी अपन पुरुष पहनते हैं, जिसमें वो बना रहता है, अंदर यूं डाल लेते हैं, और कुर्ते के नीचे पहनते हैं, उसको पहनते हैं ना। लेकिन ये दूसरी है, ये महिलाओं के वस्त्र हैं। हाँ, वैसे तो वो लोग तो अंगरूठी कहते हैं, लेकिन अपन उसको भाषा में क्या कहते थे, अंगरखी। उनके भी जो वो होते हैं ना, जेब होते हैं वस्त्रों के, मतलब जो वस्त्र होते हैं उनमें भी जेब होते हैं, उनके दो दो होते हैं, और वो बीड़ी के बंडल रखती हैं उसमें, है ना। तो लिखे आप, ओके, अरे ठीक है। अब लिखे नेक्स्ट में, लिखे बोलावा। बोलावा लिखे, हाँ, बोलावा, लो जी, लिखो बोलावा, लिखें आप। अब इसके बाद एक और शब्द लिखाऊंगा जो ये मुख्य तत्व हो जाएंगे। बोलावा, अरे ना, अरे ये क्या होता है कि एक दल में आगे बढ़ते हैं, हमेशा ये समूह में जाते हैं आगे, शिकार के लिए जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, एक समूह में आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे आगे आगे होता है ना, इनका मार्गदर्शक होता है, जो आगे आगे चलता है। हाँ, जो सेनापति सा होता है इनका, जो इनको रेगुलर उस रूट को बताता है, उसे बोलावा कहते हैं। कि जब ये किसी यात्रा पर होते हैं या कहीं लड़ने के लिए जाते हैं, तो जो इनका मार्गदर्शक होता है ना आगे, उसे क्या कहते हैं, ये बोलावा कहते हैं। तो लिखो आप, लिखो भील जाति के लोग क्या, अस्थायी। देखो, भील जाति के लोग जब कहीं यात्रा पर होते हैं या युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, या लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है ना जी, किसके लिए जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। तो इनका जो मार्गदर्शक होता है, इनका जो मार्गदर्शक होता है, क्या होता है जी, मार्गदर्शक होता है, वह, इनका जो मार्गदर्शक होता है वह क्या कहलाता है, बोलावा कहलाता है। क्या इनका जो मार्गदर्शक होता है वह क्या कहलाता है, बोलावा। फिर लिखें, एक शब्द लिखें, गांसड़े। गांसड़े लिखें, गांसड़े। अब देखो गांसड़े क्या है, इट्स ए वेरी सिंपल। क्या होता है कि इनके यदि कोई व्यक्ति गुजर गया, इनके व्यक्ति कोई भी गुजर गया, तो उसके बाद ये लोग क्या है कि वहां धार्मिक आयोजन करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं। इनके मृत्यु भोज को काट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काट्टा। अरे क्या कहते हैं, काट्टा। और उस मृत्यु भोज में ये किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाएंगे, कोई भांजा भी हो सकता है, कोई पुजारी भी हो सकता है ना, कोई विला भी हो सकता है। कि उसको बुलाते हैं जिसको ये दान दक्षिणा देते हैं। क्या देते हैं, दान दक्षिणा। तो जिस व्यक्ति को दान दक्षिणा दी और जिस व्यक्ति ने दान दक्षिणा ली, उसको ये क्या कहते हैं, गांसड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, गांस। वो पुजारी भी हो सकता है, कोई जोगी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जिसको ये दान दक्षिणा देते हैं उस व्यक्ति को ये क्या कहते हैं, गांसड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, गांसड़े। और इनके गांसड़े फिक्स होते हैं, एक गांव में एक होता ही है जो मृत्यु भोज के समय दान दक्षिणा लेने का क्या करता है, कार्य करता है। और इनके मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, काट्टा। तो लिखो, लिखेगा, लिखो, भील जनजाति के लोग, क्या चल रहा है, भील जनजाति के लोग जब मृत्यु भोज के समय, जब मृत्यु भोज के समय, भोज के समय, कौन से, मृत्यु भोज के समय, जिस व्यक्ति को, मनोज, जिस व्यक्ति को मृत्यु भोज के समय जिस व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं,
मृत्यु भोज के समय जिस व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं, क्या देते हैं? दान दक्षिणा देते हैं, तो उसे, है ना, उसे, जो व्यक्ति होता है ना, उसे गांसड़े कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गांसड़े कहा जाता है। देखो हर एक छोटा छोटा पॉइंट ले लिया मैंने इसका, ठीक है। अब नोट करके लिखें, भील जनजाति के मृत्यु भोज को, भील जनजाति के मृत्यु भोज को, हाँ जी, भील जनजाति के मृत्यु भोज को, है ना, मृत्यु भोज को काट्टा कहा जाता है। काट्टा कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? काट्टा। अब एक है इनकी जो बोली होती है ना, बागड़ी की उपबोली है, उस इनकी बोली को, इनकी भाषा को बिलोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोड़ी। कि भील जनजाति की जो भाषा होती है ना, उसे बिलोड़ी कहते हैं। और ये बिलोड़ी जो है ना, आपके बागड़ी भाषा की उपबोली मानी जाती है। कौन सी भाषा की? बागड़ी। तो लिखो, आप लिखो बिलोड़ी, लिखो बिलोड़ी। देखो लिखेगा भील जनजाति की, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? लिखो भील जनजाति की, क्या बात हो गई? जो शैतान है। देखो भील जनजाति की भाषा को या बोली को, भील जनजाति की बोली को बिलोड़ी कहा जाता है। भील जनजाति की भाषा को बिलोड़ी या भिलोड़ी कहा जाता है। हाँ, बोली को, बोली या भाषा होती है ना उनकी खुद की पर्सनल, उसको या बिलोड़ी या क्या कहते हैं? बिलोड़ी कहते हैं। फिर लिखे, यह बागड़ी भाषा की उपबोली है। ये बागड़ी भाषा की उपबोली है। बताओ कौन सी भाषा की उपबोली है? बागड़ी भाषा कि बागड़ी भाषा की उपबोली है। कितने शब्द हो गए बताओ? 19 हो गए। एक बीच में काट्टा भी आ गया, तो कितने हो गए? 20, है ना। अब देखो एक और शब्द है आपके, इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। और वो शब्द है इनका राजसंघ। कौन सा है? राजसंघ। ये राजसंघ भीलों ने खुद ने उपयोग में नहीं लिया, राजसंघ हमारी राजस्थान सरकार ने लिया। राजसंघ को लेकर एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, मुझे एग्जाम नाम याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि पता नहीं, है ना। आप अपनी तरफ से कुछ भी कहिएगा, है ना, चपड़ासी कह देना, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि राजसंघ की जब हम बात करते हैं कि उदयपुर जिले में भीलों की सुरक्षा और उनके बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने एक संस्था स्थापित की है जो भीलों के उत्थान के लिए काम करते। किसके उत्थान के लिए? भीलों के उत्थान। उस संस्था को राजसंघ कहा गया। क्या कहा गया? राज। तो लिख दो आप, लिखो राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा भीलों के उत्थान के लिए, भीलों के उत्थान के लिए भीलों के उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की। भीलों के उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की, संस्था की स्थापना की, उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसे राजसंघ कहा जाता है।
जिसे राज संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज संघ कहा जाता है। ठीक है, फिर एक शब्द लिखो, भराड़ी। लास्ट शब्द है भराड़ी। 21 हो गए ना? लिखें भराड़ी, लिखें भराड़ी, लिखें भराड़ी, लिखें भराड़ी, भैराड़ी। कुछ नहीं है, भील जाति के लोग भित्ति चित्र बनाकर एक देवी की पूजा करते हैं। तो इनके द्वारा जिस देवी की भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है वो क्या कहलाती है? भराड़ी। क्या कहलाती है? भराड़ी कहना है ना? ओके, तो लिखो, आप लिखो, भील जनजाति के लोग भित्ति चित्र बनाकर, वॉल पेंटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ वॉल पेंटिंग, है ना? भील जनजाति के लोग भित्ति चित्र बनाकर जब अपनी स्थानीय देवी की पूजा करते हैं, स्थानीय देवी की पूजा करते हैं, है ना, उसे भराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैराड़ी, भराड़ी कहते हैं। 10 बजे उसे क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? भराड़ी। अरे क्या भराड़ी? क्लियर? अब देखिएगा, मैं एक बार रिपीट करवा दूं इन शब्दों को। ठीक है, बताओ पहला शब्द कौन सा था? अटक क्या होते हैं बताओ? दाम क्या है बताओ? सीधा बोलो, उपचार पद्धति क्या है? कोई किसी सैनिक के घोड़े को मार दे तो, समूह में घर तो, बड़े क्षेत्र में घरों का समूह। इनके उद्घोष को क्या कहते हैं? इनकी पाल का मुखिया, गांव का मुखिया। तदाओ को हम तदवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तदवी। और लाल रंग की साड़ी को, देवता को क्या कहते हैं? मूल्य देकर विवाह। घरों का बरामदा क्या कहलाता है? डोली। तलवार लेकर घुटनों पर डांस। सर पर बांधने वाला कपड़ा। ठीक है, इनके मंदिर थान का पुजारी। महिलाओं का वस्त्र। मार्गदर्शक। मृत्यु भोज के समय दान दक्षिणा लेने वाला। मृत्यु भोज की प्रथा। और इनकी बोली क्या कहलाती है? बिलोरी या बिलोरी। इनके उत्थान के लिए बनाई गई संस्था क्या कहलाती है? और इनके भित्ति चित्र पर जिसका पूजा होती है क्या कहलाती है? क्या भरा? क्या भरा? ये आपके विशेष तथ्य हो गए, है ना, जो भीलों से संबंधित है। अब देखो, भीलों को बचाने के 9:50 पे पक्का 9:50 पे मैं आपको ब्रेक दूंगा और 10 बजे तक का ब्रेक होगा। ठीक है, 10 बजे फिर अपन रीस्टार्ट कर देंगे। ओके, हाँ तो 50 पे दे रहे हैं ना, तो यार आपको क्या चिंता है? ये पटरियां आपके लिए तो बनी है, हद हो रही है। आप मतलब मैडम ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने ये कहा आपसे, और अब तो हमने इधर बिल्डिंग भी, आर्ट भी लगा दी आपके लिए। ठीक है ना, तो मैंने ये कहा, मतलब इतना बहाना ढूंढना पड़ना नहीं। तो मैंने ये कहा आपसे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो भीलों से संबंधित है। आपने सुना होगा, एक गोविंद गिरी सुना है? गोविंद गिरी जो है, इन्होंने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में, गोविंद गिरी ने, ठीक है ना, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में 1883 ईस्वी में आपके संप सभा की स्थापना की, जो भीलों के उत्थान के लिए काम करती है।
किसकी स्थापना की बताओ? संप सभा। ठीक है ना, उत्थान के लिए काम करती है। तो लिखो आप, लिखो गोविंद गिरी। नेक्स्ट में लिखना इंपॉर्टेंट या विशेष करके लिख लो, आईएमपी करके लिख लो, आईएमपी, है ना, आई हितेश, ठीक है ना। लिखे आप, लिखे गोविंद गिरी। लिखो इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए 1883 ईस्वी में, भीलों के उत्थान के लिए 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की, है ना, किसकी? संप। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? संप सभा। अब गोविंद गिरी का तपस्या स्थल किसे माना जाता है? मानगढ़। तो लिखो, लिखो गोविंद गिरी का तपस्या स्थल, तपस्या स्थल मानगढ़ धाम को माना जाता है। मानगढ़ धाम को माना जाता है। किसको माना जाता है? मानगढ़ धाम। गोविंद गिरी का तपस्या स्थल मानगढ़ धाम को माना जाता है ना, किसको माना जाता है? मानगढ़। ओके, फिर लिखो इन्होंने मानगढ़ धाम से, इन्होंने मानगढ़ धाम से भगत पंथ की शुरुआत की। भीलों के लिए किस पंथ की? भगत पंथ। इन्होंने मानगढ़ धाम से भगत पंथ की शुरुआत की। मानगढ़ धाम से भगत पंथ की क्या की? शुरुआत की। किसकी शुरुआत की बताओ? भगत पंथ की शुरुआत की। ये भीलों के लिए बनाया था इन्होंने। ओके, हाँ ये जरूर ध्यान में रखना कि संप सभा, मैंने मानगढ़ धाम बोला, संप सभा की स्थापना इन्होंने सिरोही में की थी। कहां की थी? सिरोही। ये लिख लो यारो, ये पूछ लिया जाता है। देखो गोविंद गिरी ने भीलों के लिए संप सभा की स्थापना सिरोही में की। भीलों के लिए संप सभा की स्थापना कहां की बताओ? है ना, ओके, सिरोही में की। संप सभा की स्थापना कहां की बताओ? सिरोही में। पक्का बैठ गई? हेलो सर, संप सभा की स्थापना कहां की बताओ? सिरोही में। दूसरा ये है कि भैया ये जो भील है ना, भील, इनके बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? भीलों के बुजुर्ग व्यक्ति को, है ना, क्या कहते हैं? डाहल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाहल। लिख दो आप, लिखो भीलों के बुजुर्ग व्यक्ति को, भीलों के बुजुर्ग व्यक्ति को डाहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाहल। क्या कहा जाता है? डाहल कहा जाता है। बताओ भीलों का राजा कौन रहा है अपने राजस्थान में? पूंजा। कौन रहा है? पूंजा। तो लिख लो आप, देखो भील समुदाय अपना राजा आज भी पूंजा को मानते हैं। पूंजा सुना आपने? पूंजा भील किसके साथ लड़ा था? प्रताप के साथ। भील, है ना, भीलों का राजा आज भी, भील समुदाय ऐसे लिख लो, भील समुदाय आज भी अपना राजा पूंजा को मानते हैं।
अपना राजा किसे मानते हैं? पूंजा को। पूंजा भील इनका राजा माना जाता है, आज भी उसको बड़े नाम से पूछते हैं। जैसे बिरसा मुंडा की पूजा हो रही है ना झारखंड में, बिरसा मुंडा सुना है? आजकल बिरसा मुंडा को तो अपने लोग भी मानने लगे यहाँ पे राजस्थान में। हाँ, प्रकृति का देवता कौन है? बिरसा मुंडा, है ना। अब लिखे, भील एक लंगोटी पहनते विशेष प्रकार की, है ना, लंगोट बांधते हैं, वो लंगोटिया भील होते हैं। एक तो पोछा भी भील होते हैं, एक लंगोटिया होते हैं। तो बताओ, भील जो आपके लंगोटी बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोइतू। तो लिखो आप, लिखो भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग विशेष प्रकार की लंगोटी बांधते हैं। भील जनजाति के लोग विशेष प्रकार की लंगोटी बांधते हैं, जिसे खोइतू कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? खोइतू। अब देखो, भील जनजाति के जो लोग हैं ना, ये अलग अलग गोत्र के रूप में रहते हैं, ठीक है। जिसे अपन ढाणी कहते हैं, पाल कहते हैं। लेकिन आप ये मानो कि उस गोत्र के लोग जो हैं वो भी अलग अलग समूह में रहने लगे। क्या मतलब? 4 यहां रह लिए, 4 यहां रह लिए, 4 यहां रह लिए। तो ऐसे अलग अलग समूह के जो छोटे गोत्र के गांव होते हैं उसे औदक कहते हैं। क्या कहते हैं? औदक। तो लिखो आप, औदक लिखो। लिखो, भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग जब अलग अलग, या भील जनजाति के लोग जब एक ही गोत्र के छोटे छोटे गांव बनाकर, छोटे छोटे गांव बनाकर रहते हैं, छोटे छोटे गांव बनाकर जब रहते हैं, या समूह बनाकर, ठीक है, समूह बनाकर रहते हैं, तो उसे औदक कहते हैं। ठीक है। अब देखो, भील जनजाति की महिलाएं ना पीले रंग का वस्त्र पहनती है। बताओ कब पहनती है? शादी के समय। बताओ क्या कहते हैं उसे? पीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरिया। तो लिखो आप, देखो, भील जनजाति की महिलाएं, बस होने वाला है 2-4 मिनट में टॉपिक, है ना, 9:50 पे पूरा हो जाएगा। भील जनजाति की महिलाएं, है ना, भील जनजाति की महिलाएं जब शादी के समय पीले रंग का वस्त्र पहनती हैं, नहीं, महिलाएं पहनती, सभी। दुल्हन तो वो पहनती है सिंदूरी, ठीक है ना। ओके, पीले रंग का वस्त्र पहनती है, जिसे पीरिया कहते हैं। पीरिया। क्या कहते हैं? पीरिया। अपन तो पीलिया कहते हैं या पीलिया कहते हैं, ये पीरिया कहती हैं। पीरिया। हाँ। अब देखो, भील जनजाति के लोग जो है मांगलिक कार्यों के समय ढोल बजाते हैं। मांगलिक कार्यों के समय क्या बजाते हैं? ढोल। बताओ क्या कहते हैं उसे? लिखो, उसे नाचनिया ढोल कहते हैं। लिखो आप, हाँ, क्योंकि नाचते ना। तो लिखो, भील जनजाति के लोग मांगलिक कार्यों के समूह में, मांगलिक कार्यों के समय में विशेष प्रकार के ढोल बजाते हैं, है ना। विशेष प्रकार से आवाज निकालते हैं ढोल की, अलग अलग ढोल बजाते हैं, जिसे नाचनिया ढोल कहते हैं। जिसे नाचनिया क्या कहते हैं? ढोल कहते हैं। कौन सा ढोल कहते हैं? नाचनिया ढोल। ठीक है। अब यदि कोई बीमारी और
कोई प्रकोप फैल जाए, बहुत बड़ी कोई बीमारी फैल जाए, तब भी वो ढोल बजाते हैं। बताओ कौन सा ढोल कहते हैं? लिखो आप, लिखो। भील जनजाति के हो तो सही बता रहे हो आप, है ना? भील जनजाति के लोग बीमारी या प्रकोप के समय, बीमारी या प्रकोप के समय, प्रकोप के समय, है ना, बीमारी या प्रकोप के समय विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं, विशेष प्रकार की आवाज में ढोल बजाते हैं, जिसे देवाल ढोल कहते हैं। देवाल ढोल, विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं जिसे देवाल ढोल कहते हैं। कौन सा ढोल कहते हैं? देवाल ढोल, कि देवाल ढोल कहते हैं। ठीक है, कौन सा ढोल कहते हैं? देवाल। हाँ, कौन सा? देवाल। अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट में बताओ आप, भील जनजाति के लोगों के लिए जो मेला भरता है वो कौन कौन से मेले हैं? एक तो है बेणेश्वर मेला और एक है घोटिया अंबा का मेला। तो लिखो आप, लिखो भील जनजाति के, भील जनजाति के, भील जनजाति के लोगों के, भील जनजाति के लोगों के लिए तो धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। भील जनजाति के लोगों के लिए तो धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, जो क्या होता है? मेलों का आयोजन होता है, जिनमें बेणेश्वर धाम मेला, बेणेश्वर धाम मेला है ना, बेणेश्वर धाम, और घोटिया अंबा का मेला प्रमुख है। घोटिया अंबा का मेला प्रमुख है, बांसवाड़ा में भरता है। घोटिया अंबा का मेला प्रमुख है। एक तो बेणेश्वर, बेणेश्वर तो कहाँ है? डूंगरपुर। और एक कौन सा बताओ? घोटिया अंबा। अरे भाई कौन सा? घोटिया। ठीक है,